अपने अपने कैमरा प्लीज ऑन कर देना। एंड जो भी है वो नोट्स बना देना, बिकॉज इट इज प्योरली अ वर्कशॉप। इट इज नॉट दैट आई वांट टू डू सम टाइम पास। प्रॉपर सीखेंगे, मिल के सीखेंगे that शादी क्या होती है। एंड शादी क्या होती है तो आप लोगों को पता है, बट शादी के सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं। हाउ डज अ पर्सन गेट मैरिड, व्हेन डज इट, व्हेन डज द मैरिज हैपन। थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जिसको जो जो चाहिए सब लोग प्लीज़ अपने अपने नोट्स बना लें। एंड अपने कैमरा कंपलसरी ऑन रखिए, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग मी टू स्पीक विद पीपल इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग विद द ब्लाइंड फ्रेम्स। तो प्लीज़ अपने कैमरा ऑन कीजिए, ब्लाइंड फ्रेम होगी तो बात नहीं कर पाते हैं। अगर भी मैच वगैरह चालू होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कैमरा ऑन रखिए। तो जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर देयर। सब लोग अपने अपने कैमरा प्लीज ऑन कर लेना। कितनी तरह की शादियां होती है? यहाँ एक नहीं निपटी है, इतनी तरह की कहाँ से निकालेंगे। कितनी तरह की शादियां होती है, एनी आइडिया? नमस्कार गिरिजा मैडम। नमस्ते। शादियां कितनी तरह की होती है? हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार आठ तरह की शादियां होती है, जिसमें अरेंज मैरिज को एक महत्व दिया जाता है कि हाँ अरेंज मैरिज है तो इट इज गुड। पीपल कंसिडर इट एज गुड कि हाँ अरेंज मैरिज हुई है। बट ऐसे बहुत बार होता है कि अरेंज मैरिज भी होती है, लोग सब कुछ देखते हैं, चार्ट देखेंगे, घर वाले देखेंगे, घर परिवार देखेंगे, फिर भी कभी कभी शादियां नहीं टिक पाती है। या कभी कभी कुछ लोगों की शादी हो भी नहीं पाती है, या शादी होने के बावजूद भी शादी में खुशी नहीं मिल पाती है। खुशी मतलब शादी की खुशी, पड़ोसी की खुशी नहीं, आपकी शादी की खुशी। तो जब वो खुशी नहीं मिल पाती है, देन द थिंग्स गो बैड। बट शादी आठ तरह की होती है, कभी गूगल कर लेना। एंड इंग्लिश सो कॉल्ड नई भाषा के अनुसार सात तरह की शादियां होती है, जिसमें अरेंज मैरिज इज बेस्ट। दोनों में भी यही कहा गया है कि अरेंज मैरिज सबसे अच्छा है। एंड सबसे बुरा जो कहा गया है हिंदू संस्कृति के अनुसार अनुसार पैशाचिक विवाह सबसे बुरा माना गया है। एंड इसी को आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में कुछ अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं इंग्लिश में, जो आप सो देख सकते हो। बट दोज आर नेवर रिकमेंडेड, एंड ऐसी शादियां कभी चलती भी नहीं है। तो बेस्ट इज गो फॉर अरेंज मैरिज। या फिर जैसा अभी थोड़ी देर पहले जो गाना लगाया था, उस हिसाब से कि आप सोच सकते हो कि क्या करना है। जो लोग लेट आए हैं चाहिए तो उनके लिए मैं 1 मिनट के लिए वो गाना लगा सकता हूँ। एक ही मिनट रुकना, इसको सिर्फ मुझे। सही है सर, खाने के बाद ही पता चलता सही है ना? हाँ, अनुभव आ गया ना अभी 20-22 साल बाद। है। ओके, सो विल स्टार्ट विथ डायरेक्टली द टॉप डायरेक्टली टू द टॉपिक। आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक लिया है, शादी के लिए हमेशा सातवां घर देखा जाता है बर्थ चार्ट में। अब होता क्या है कि बहुत बार हम लोग पंडित के पास जाते हैं। पंडित, नो ऑफेंस अगेंस्ट दैट पंडित, बट पंडित जनरली आपको शादी के गुण मैच कराता है, एंड गुण के हिसाब से फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अरे 18 गुण से कम है, 18 से ऊपर है, एंड ऑल दो थिंग्स। 36 में से 36 गुण मिलने के बावजूद भी दूसरे दिन किसी की शादी टूट जाती है, या किसी की डेथ हो जाती है, या कुछ और हो जाता है। एंड ऐसे भी शादियां आपको मिलेंगी जिनमें से 5 गुण भी मैच नहीं हुए थे एक्चुअल देखा तो, बट शादी बहुत अच्छी चल रही है। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं देखो हमने तो बिल्कुल शादी कभी मैच नहीं कराई, गुण मैच नहीं कराई, फिर भी हमारी शादी अच्छी चल रही है। अच्छी चलने के पीछे भी रीजन होते हैं, क्योंकि जो हाउसेस आपके शादी में मैच होने चाहिए वो मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विनर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। तो जो लोग, जब आपको शादी के लिए
चीजें देखनी है तो रेगुलर पद्धति से जब आप देखते हो कि हाँ ये गुण ये गुण ये गुण, दैट ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स डोंट वर्क। क्योंकि आपके शादी के लिए जो तीन चार चीजें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वो जानना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है कि आने वाला लड़का या लड़की फैमिली ओरिएंटेड है या नहीं, सबसे पहला। दूसरा, क्या उसके पास लक्ष्मी टिकने के योग है क्या। ये नहीं कि वो दहेज लेके आए या कुछ करे। हर इंसान के पास लक्ष्मी है नहीं है ये उसका चार्ट बताता है। फिर बच्चा होगा या नहीं ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसके सातवें घर से देखा जाता है कि इसकी सच में शादी का योग है या नहीं। कि अगर शादी का योग ही नहीं है एंड जबरदस्ती से आप 36 से 36 गुण जुदा दिखा रही पत्रिका तो भी उसका फायदा नहीं होता है। इट क्रिएट्स टर्बुलेंस इन द मैरिड लाइफ। एंड फिर उसके बाद उस शादी से क्या गेन मिलने वाले हैं। अब शादी से जब हम गेन कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दहेज मिलेगा या पैसे मिलेंगे या कुछ। शादी का गेन जो है वो सबसे पहले है, दैट इज हैप्पीनेस इन द मैरिड लाइफ। 11th हाउस जो होता है आपके चार्ट का आज हम लोग सब देखेंगे। 11th हाउस जो होता है आपकी शादी का मैरिड लाइफ का गेन दिखाता है कि आप उस शादी में खुश रहोगे या नहीं। जरूरी नहीं है कि आपके पास वो 11th हाउस होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लाखों शादियां होंगी, करोड़ों शादियां हुई होंगी अब तक एंड आगे भी होंगी जिसमें 11th हाउस नहीं है पर शादी चल रही है। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर इंसान खुशी रहे शादी में। शादी हो गई, इट इज ऑलवेज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग मैरिड एंड बीइंग हैप्पीली मैरिड। इट इज द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग मैरिड एंड बीइंग मैरिड। शादी होने के बाद आपको जो खुशी मिलने वाली है, चाहे वो हर किसी भी तरह की खुशी हो, वो 11th हाउस से देखी जाती है। बट अगर हम वो नहीं देखते हैं तो बहुत बार शादी तो हो जाती है बट बाद में दिक्कतों का सामना डेफिनेटली लोग करते हैं। आज हम लोग ऐसे ही एक लाइव चार्ट को देखेंगे एंड उससे पहले मैं जस्ट दिखाना चाहूंगा कि घर कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो एक बेसिक आइडिया भी आ जाएगी सबको कि क्या हम लोग आज देखने वाले हैं। सर मैंने जो आपको एक डेट दिया था उसका भी देखना फिर। हाँ, एक दो मिनट पहले आज मुझे ये वर्कशॉप कंप्लीट करने दो। नहीं, ये वर्कशॉप से रिलेटेड है, वो शादी के लिए ही था। देखते हैं, ठहरो। उज्जवल उज्जवल सिंगर। देखते हैं, ये कंप्लीट होने दो, देते हैं 2 मिनट, रुक जाओ, वो भी लेंगे। हम्म। हाँ, तो सबसे पहले 12 खानों को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। एंड इसको अब मैं यहाँ से आगे स्लाइड शो के लिए, तो हम द करंट स्लाइड। सबको स्लाइड दिखाई दे रही ठीक से। अब जब हम शादी के लिए घर देखते हैं, किसी के लिए भी, सपोज अगर किसी की शादी शादी के योग है या नहीं, शादी होनी चाहिए या नहीं, शादी से गेंस होंगे या नहीं, तो सबसे पहले शादी का घर मतलब सातवां घर देखा जाता है। सब लोग अपने अपने नोटबुक्स में लिख लो क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग बाद में मिलने वाली नहीं है। तो शादी के लिए सातवां घर देखा जाता है। सातवां घर जो होता है ये आपके मैरिड लाइफ का जो पार्टनर है उसके बारे में होता है। कभी कभी बिजनेस के लिए जब देखते हैं तो बिजनेस के लिए देखा जाता है। एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए भी शादी का ये 7th हाउस देखा जाता है। हम अभी सिर्फ स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं शादी के लिए। तो सातवां घर जो है विल कंसिडर इट एज योर स्पाउस एंड द सेक्सुअल रिलेशंस जो होते हैं। तो सातवां घर जो है, अगर ये हाउस सिग्निफाई करता है, मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी में एक सबसे अच्छा सिंपल फंडामेंटल दिया हुआ है कि आपके लाइफ में जो भी इवेंट होने वाला है वो इवेंट होने के लिए क्या
सारी चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी है। जब आप खेती करते हो तो एक बीज बोने के बाद वो बीज का जब अनाज बनना है तो उसके लिए क्या क्या सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होने चाहिए, ये सबसे पहले देखा जाता है कि ज़मीन उपजाऊ है या नहीं, ज़मीन में पानी है या नहीं, फिर क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट होने के बाद फिर वो ज़मीन से जब अनाज ऊपर, धान ऊपर आएगा, वो धान में से अनाज कितना निकलेगा, ये सारे कंडीशंस पहले चेक किए जाते हैं फेवरेबल है कि नहीं, तभी आप लोग अनाज उगाते हो। वरना बहुत से जो किसान होते हैं वो एक गैप ले लेते हैं कि ठीक इस साल हमको कुछ अनाज नहीं लेना है क्योंकि ज़मीन इस साल कोई फ़ायदा नहीं देगी। सिमिलरली शादी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है कि सबसे पहले उस इंसान के सेवन्थ हाउस का, जो सेवन्थ हाउस जो कहते हैं हम लोग शादी का हाउस, तो वो उस घर ने चार पांच चीज़ें बहुत स्ट्रांगली दिखानी चाहिए, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे देखनी है ताकि आप भी आपकी शादी को देख सको। तो जब सेवन्थ हाउस को आप देखते हो तो सेवन्थ हाउस ने सबसे पहले सिग्निफाई करना चाहिए सेकंड हाउस। यहाँ सेकंड हाउस जब हम कहते हैं तो ये फैमिली भी होता है, मनी बैलेंस। मनी बैलेंस का मतलब क्या कि इंसान किस तरह से, इंसान की सोच है, किस तरह से वो उस पैसे को यूज कर पाएगा, किस तरह से वो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा, फैमिली को एक साथ कैसे लेके जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ हाउस देखा जाता है, जो कि है बच्चे, प्यार एक दूसरे के प्रति। क्योंकि बाकी हम लोग अभी लव स्टव डिमोशन डिवोशन स्टमक वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ शादी के लिए देख रहे हैं। तो बच्चे होंगे या नहीं, आपस में प्यार कैसे होगा, कितना होगा, ये सेकंड हाउस से पहले फैमिली देखी जाती है कि आने वाला लड़का या लड़की ये सच में फैमिली ओरिएंटेड है या नहीं, ये पहला देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर फिफ्थ हाउस देखा जाता है कि बच्चे होंगे या नहीं। फिर जो शादी का खुद का घर है, सातवां हाउस, वो भी उसने देना चाहिए। अगर वो देता है तो समझो कि कुछ ज़्यादा ही अच्छे गुण मिल सकते हैं या कुछ अच्छी तरह से शादी हो सकती है। एंड फिर उसके बाद इलेवेंथ हाउस, विच शोज कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी इच्छा पूर्ति, आपके डिजायर्स, विश फुलफिलमेंट कितने होने वाले हैं, ये इस घर से पता चलता है। अगर ये घर आपके उस चार्ट में नहीं है, केपी चार्ट में, तो ये शादी को तकलीफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे शादी में। तो यहाँ पर अब हम लोग एक लाइव चार्ट लेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। नो वे रिलेटेड टू एनी अदर चार्ट, अभी जो बताया है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज आई एम श्योर दैट टुडेज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज द पर्सपेक्टिव। एंड अगर किसी का चार्ट सामने आता है तो वो सिर्फ संयोगवश हो सकता है, किसी की डेट मैच होती है या किसी का कुछ मैच होता है तो वो सिर्फ एक संयोग समझिए, किसी के प्रति किसी का ओरिजिनल चार्ट नहीं है, बस मैंने ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ उठा के दिए हैं, तो लेंगे एक। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर नहीं है। 11th हाउस का क्या बोला था इलेवेंथ आपने? हाउस इज गेन्स। उस शादी से आपको गेन होगा या नहीं। गेन मीन्स नॉट फाइनेंशियल गेन, वरना जेल में जाओगे। गेन इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, कि अंदर से खुशी मिलती है क्या नहीं, आप खुद उस शादी में खुश हो या नहीं, आपको खुशी मिलती है या नहीं। खुशी आपके अंदर की खुशी, पड़ोसी के घर की नहीं, आपके अंदर की खुशी अगर आपको मिलती है तो इलेवेंथ हाउस आपका एक्टिव है। तो जब हम अब आगे देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें होती है, तो सबसे पहले एक छोटा सा लिख लो कि 7 = 2, 5, 7 and 11। क्या है ये अभी बता देता हूँ। 2, 5, 7 and 11, ये अगर आता है 7 के सिग्निफिकेटर्स में, मीन्स ये शादी होगी, ये होने ही चाहिए। अगर सिर्फ इतने हैं तो 100% बहुत अच्छी शादी होगी। बट अगर आपके सेवन्थ हाउस के सिग्निफिकेटर में 1 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है,
12 आता है। कैसे आता है ये अभी आपको दिखा दूंगा, बस ये अभी लिख लेना। 1, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब वापस इसको देख लो। फर्स्ट हाउस जो है ये केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, केपी का जो सिद्धांत है उसमें ये कहा जाता है कि हर घर, हर 12वां घर अपने पहले घर को काटता है। मतलब जब आप सेकंड हाउस देखते हो तो सेकंड हाउस का 12th हाउस कौन सा है देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12वां घर जो है ये आपको, आपके सेकंड हाउस को काट रहा है। तो इस तरह से 11th हाउस को काटने वाला घर कौन सा है? 10th हाउस। मतलब अगर 10 आया है मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द हैप्पीनेस ऑफ मैरिड लाइफ। अगर 8 आया है, 6, 8 और 12 ये जो तीन घर होते हैं, ये तीन घर अगर किसी के चार्ट में आते हैं मैरिड लाइफ केस में, तो उस मैरिड लाइफ में तकलीफ होने वाली है। दैट इज 100% श्योर। चाहे आपके कितने भी गुण मिले, ब्रह्मदेव खुद लिख के भेजे हैं आपके साथ कि अगर आपको 6, 8, 12 है आपके चार्ट में तो ये तकलीफ देने वाले है, मतलब है। इसको कोई निपटाल नहीं सकता। एंड ऑनेस्टली इनके रेमेडीज भी नहीं होते हैं। आप जितना मर्जी रेमेडी करने की कोशिश करो, बट जो लिखा के लाए हो उतना भुगतना ही पड़ता है। एंड जब वो भुगतते हो आप, तब धीरे धीरे एक बात समझने जैसी है, दैट व्हेन वी से दैट आई एम सफरिंग थ्रू समथिंग, इट इज नॉट सफरिंग बट इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। That you are experiencing that particular thing and that is helping you to transform or evolve in a different way. 12th हाउस, जैसे लोग कहते हैं कि 12th हाउस मृत्यु का घर कहा जाता है, बट 12th हाउस को आप एक ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी देख सकते हो कि इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है या कुछ हो जाता है कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। सो हर घर एस्ट्रोलॉजी में कुछ ना कुछ कहता है। ये मैटर सिर्फ अपने पे करता है कि हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं। So never try to underestimate any house because every house has its own importance. तो शादी के लिए जो लकी घर है वो है 7 इज इक्वल टू 2, 5, 7 एंड 11। एंड शादी के लिए जो अनलकी घर है 1 से ही शुरू कर दो, वो तकलीफ देता ही है। 1, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अगर ये सारे घर आपस में जुड़ जाए या इसमें से कोई कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाए, सपोज 7 अकेला है एंड बाकी सब घर बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 बैठा हुआ है, उसका कल्याण 100% होगा, समझ लो। आज नहीं तो कल होगा, बट होगा। तो कितने नेगेटिव ग्रह हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने पॉजिटिव हाउसेस है, कितने नेगेटिव हाउसेस है, ये डिफाइन करता है। तो फॉर मैरिज द पॉजिटिव हाउसेस आर 2nd, 5th, 7th एंड 11th। बाकी सारे घर जो हैं 1, 4, अगेन आई एम रिपीटिंग, 1, 4, 6, 8, 10 एंड 12 आर नेगेटिव हाउसेस फॉर मैरिज, सिग्निफिकेटर जिसको हम कहते हैं। तो ये नेगेटिव होते हैं। ऐसे अगर हो तो आपकी शादी में तकलीफ 100% होगी और इसको कोई टाल नहीं सकता। अब हम एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही। जस्ट एक, पहले मेरे पास का एक ले लेते हैं डेटा। जस्ट ऐसे ही बनाए हुए चार्ट है। प्लीज म्यूट कर देना अपने आप को। ओके। And no one will take it personally. It's just an idea of how exactly we can see the things. PowerPoint slide. यहाँ हम लोग सबसे पहले जाएंगे
या एस्ट्रोलॉजी मतलब जो astrosage.com है, इनका ये खुद का साइट है। आई एम जस्ट एंटरिंग रेगुलर डेट ऑफ बर्थ। इसका किसी से कोई तालमेल नहीं है। सपोज इफ आई एंटर द डेट as 25/9/1997, 13/20, birth place will take it as Pune. अब इस व्यक्ति का ये चार्ट आया है, जन्म लग्न कुंडली जिसको कहा जाता है। विल बी सीइंग थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी, बट एक जस्ट ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि ये इस व्यक्ति का लग्न चार्ट है, जिसमें ये जो घर है जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट हाउस है। हमेशा चार्ट की गिनती उल्टी ही की जाती है, जबकि हम सारी दुनिया जो है वो क्लॉकवाइज चलती है, बट चार्ट उल्टा चलता है। रीजन, यहाँ पर आप पैदा होते हो, एंड जिस दिन पैदा होते हो आप, मैं, जो भी है, जिस दिन सबसे पहली बार इस धरती पे सांस ली, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। यहाँ से पैदा हुए, ये आगे गए, घूमते 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 सब करते यहाँ खत्म हो गया। सो शादी, किसी का भी चार्ट हमेशा क्लॉकवाइज नहीं देखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है, क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन से आपने आपकी सांसें गिननी शुरू कर दी, तो यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी इसमें ये जो है, इस व्यक्ति की यहाँ पर फर्स्ट हाउस में कोई राशि, ये प्लैनेट नहीं है, बट नंबर है, नंबर है 9। 9 नंबर जो है वो धनु राशि का होता है। तो सबसे पहले 12 राशियां लिख लो आप, 1 मिनट लगेगा सबको लिखने के लिए। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु राशि जो यहाँ पर है अभी, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, एंड 12वीं मीन राशि होती है। तो ये 12 राशियां जो है, ये 12 राशियां आपकी लाइफ में पूरी तरह से आपकी लाइफ की हंसी, खुशी, दुख, दर्द, ये सारी चीज़ें ये 12 राशियां डिसाइड करती हैं। एंड इसके अलावा 12 राशियों के अलावा 27 नक्षत्र भी होते हैं, और उन नक्षत्रों का, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसीलिए हमेशा 108 का जो आंकड़ा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो 108 मतलब आप सारे 27 नक्षत्र, मतलब पूरे ब्रह्मांड के जितने नक्षत्र हैं 27, तो ये नक्षत्र, उनके 4 पद, इन पर जब आप जाप करते हो तो ये 108, 27 इंटू 4 इज 108, ये हो जाता है। तो आज हम लोग नक्षत्रों के लिए नहीं देखेंगे, सिर्फ इन घरों को देखेंगे। तो अभी इस व्यक्ति को अगर देखते हो तो इसके पहले घर में कोई राशि नहीं है। 7वें घर में कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह है, बताएंगे कोई? 7वें घर में मून। मून मून। राशि कौन सी है? मिथुन राशि, मिथुन। क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए मिथुन राशि है, जेमिनी। तो सभी लोग एक बात याद रखें कि जो जहां पर मून बैठता है उसको जन्म लग्न, जिसको राशि मानी जाती है इंसान की, कि ये व्यक्ति की राशि कौन सी है, तो इसकी मिथुन है। एंड जन्म लग्न राशि जो है, ये पहला घर जो है, पहले घर में जो भी नंबर आएगा वो उसकी जन्म राशि होती है। और ये यहाँ पर आपको ये लेनी है, ये लग्न राशि, ये जन्म राशि,
तो आप जन्म राशि जब यहाँ पे लेते हो तो जहाँ पर मून बैठा हुआ है, ये आप जब कहते हो कि हाँ मेरी धनु राशि है, मून है, मिथुन है, जो भी है, तो वो जहाँ पर भी मून बैठेगा, चाहे वो किसी के साथ भी बैठा हो या अकेला बैठा हो या पूरा जमघट एक साथ लेके बैठा हो 7-8 प्लैनेट्स का, तो भी जहाँ पर मून है एंड वहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो उसकी राशि हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पैरेलली आप अपने अपने चार्ट्स को देख सकते हो या पहले इसको समझ लो, हो सकता है कुछ और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब एक ओवरऑल देखना है कि इस व्यक्ति की शादी होगी या नहीं, हुई तो कैसी होगी, एक जनरल देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे जाना है केपी सिस्टम में, केपी सिस्टम्स एंड प्लैनेट्स एंड कस्प। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कस्प में जाके, भाव मतलब 12 भाव जो होते हैं उनके ये कस्प है, एक 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 एक। तो मैं 7th कस्प देखूंगा, मतलब 7वां जो घर है, 7वां कस्प, उसका कस्पल सबलॉर्ड, मतलब ये 3 नंबर। कस्पल सबलॉर्ड हमेशा डिफाइन करता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं किसी भी चीज़ का। आपका शादी का योग है, शादी का योग नहीं है, शादी चलेगी नहीं चलेगी, ये हमेशा आपका कस्पल सबलॉर्ड डिफाइन करता है। फिर चाहे वो शादी के लिए हो, बच्चे के लिए हो, 5th हाउस से रिलेटेड, 4th हाउस से रिलेटेड, गाड़ी के लिए हो, जो भी आप देखते हो, तो उसका कस्पल सबलॉर्ड डिफाइन करेगा कि शादी होगी या नहीं। तो यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले ये इसकी कस्पल कुंडली आ गई, जो कि केपी चार्ट के हिसाब से ये हमेशा देखी जाती है, जहाँ पर 9 नंबर फिक्स है। बट प्लैनेट्स यहाँ वहाँ थोड़े बहुत हो गए होंगे, हो सकता है, या नहीं भी हुए हो सकते जन्म लग्न कुंडली के हिसाब से। और इसमें कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 7वां घर, 7वें घर का सबलॉर्ड कौन सा है यहाँ पर बताओ? 1, 2 और 3। तो इसमें नीचे 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 आओगे तो 7वें घर का सबलॉर्ड कौन सा है? मर्क्यूरी। 7th का 1, 2 और 3 राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। RAS मतलब क्या है? राशि लॉर्ड है। नौ मतलब क्या? ये नौवीं जो राशि है, यह 9वां जो घर है, 9वां घर यहाँ पे कौन सा है? ये वाला। 9वें घर में राशि कौन सी है? सिंह, लियो ना। 9वें घर में सिंह राशि है। तो सिंह राशि का लॉर्ड कौन होता है? तो सन होता है। तो वो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इसका राशि लॉर्ड कौन सा है, यहाँ पर नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है? 7th मर्क्यूरी। एक मिनट, यहाँ पे कौन सा है? हाँ, 5। तो यहाँ पर इसका जो राशि लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है, तो राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। तब यहाँ पे जो सब लॉर्ड आया हुआ है मर्क्यूरी, अब हम इसके सिग्निफिकेटर्स देखेंगे। क्या यहाँ पर मर्क्यूरी शादी दे रहा है? पॉजिटिव हाउसेस कौन कौन से हैं शादी के इसमें, ये बताओ। तो 7 और 11 खाली है इसमें। 7 और 11 है, हम्म हाँ, एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 7 का 12th हाउस कौन सा है? 6th हाउस। 6th हाउस। 10th का 11th का 12th हाउस कौन सा है? 10th हाउस। 10th हाउस है। प्लस 10th का भी जो नेगेटिव है वो भी यहाँ पर है, मतलब 10th है। तो दिस मर्क्यूरी, even if this Mercury gives a marriage, it is showing that this marriage can be challenging. तकलीफ हो सकती है 100% इस शादी में। जितना मर्जी कोशिश कर दो, ये शादी में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 6 भी है सिग्निफिकेटर, 10th भी है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव 7 और 11 है। बट उसको और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए बाकी कोई ग्रह नहीं है। तो मतलब इस व्यक्ति की शादी हुई भी तो 2 चांसेस हैं, या तो सेपरेशन होगा। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अब लोगों को आजकल सेपरेशन जो होता है शादी में,
वो दो तरह का होता है। आइदर द पर्सन गेट्स मैरिड and a person will stay here and his or her spouse will stay in some different place. जैसे फॉर एग्जांपल कोई आईएएस ऑफिसर होता है, कोई सरकारी ऑफिसर होता है, या आजकल आईटी वाले लोग होते हैं जो रहते हैं एंड इनके स्पाउस कहीं और जॉब करते हैं, कहीं और ट्रांसफर हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेपरेशन. सो आपको जब भी शादी के लिए देखते हो तो 7 और 6 अगर अकेला आता है तो जरूरी नहीं है कि वो शादी टूट जाए. वो सेपरेशन भी हो सकता है कि जहां पर हस्बैंड एक जगह है, वाइफ है अलग जगह है. बट अगर ये नेगेटिव हाउसेस ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, सारे एक साथ आ जाते हैं, या 6 एंड 10 आता है, 6 एंड 12 आता है, तो ये डेफिनेटली दिखाता है कि प्रॉब्लम आएगी उस शादी में. क्योंकि सेपरेशन अकेला 6th हाउस करवाता है, बट 6 को साथ देने के लिए सपोज 10th भी आता है, 12th भी आता है. अकेला 10 भी आया तो भी काफी हो जाता है, क्योंकि 10 आया मतलब क्या हुआ कि शादी की जो खुशी मिलने वाली थी मुझे 11th हाउस से, उसको कट कर दिया 10th हाउस ने. मतलब वो शादी की खुशी उस इंसान को मिलेगी ही नहीं. पहले दिन से ही जैसे शादी होगी कुछ ना कुछ लगा रहेगा. एंड फिर वो शादी, या तो इट्स ऑलवेज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट अ ब्रोकन मैरिज इज बेटर देन अ बैड मैरिज. तो बहुत से लोग चॉइस यही करते हैं कि बेटर टू ब्रेक ऑफ. एंड ऐसे शादी में बहुत बार दिक्कतें ही ज़्यादा आती है. तो यहाँ पर 6 है, 10 है, तो ये दिक्कत होगी. अब सपोज हम एक जनरल केस में देखते हैं कि जस्ट एज एन एग्जाम्पल, सपोज अब हम देखते हैं कि सब कंसिडर 2025 जब भी शादी होती है तो उस समय हमेशा ये भी देखना चाहिए कि जो महादशा चल रही है, क्या वो महादशा उस शादी के लिए पूरक है या नहीं. अभी सपोज इस व्यक्ति की शादी मर्क्यूरी की महादशा में सपोज यहाँ पर हुई है, सपोज 7/7/2024 का हो, या 7/7/7/25 से लेके 7/7/28, ये पकड़ लो. 10/7/2024 से लेके 7/7/2025 के बीच में शादी हुई है सपोज. तो मुझे क्या देखना होता है इस टाइम पर, इस प्रिंसिपल को ध्यान से समझ लो, बहुत सारी चीजों के फायदे हो जाएंगे. अब यहाँ पर कौन कौन से ग्रह हैं, मर्क्यूरी और केतु. सपोज फर्ज करो कि इस लड़की की जो भी है, इसकी शादी सपोज नवंबर में हुई है, 2024 के नवंबर में. विल नॉट गो ऑन द एग्जैक्ट डेट. तो अगर नवंबर में हुई है मतलब 10 जुलाई 2024 से लेके 7 जुलाई 2025 के बीच में शादी हुई है, तो उस वक्त कौन कौन सी महादशा और अंतरदशा एक्टिव थी या एक्टिव है, ये सबसे पहले देखते हैं. तो पहले देखते हैं मर्क्यूरी की महादशा और केतु की महादशा. अभी हमने 1 मिनट पहले क्या देखा था कि मर्क्यूरी केतु याद रखना, मर्क्यूरी, क्या मर्क्यूरी शादी दे रहा था? मर्क्यूरी 6 भी दे रहा था, 7 भी दे रहा था, 9 भी दे रहा था, 10 भी दे रहा था, 11 भी दे रहा था. मतलब शादी तो दे रहा था बट प्रॉब्लम दे रहा था. मतलब छठा घर भी एक्टिव है, 10वां घर भी एक्टिव है. अब इसके साथ साथ केतु की अंतरदशा थी उस समय. केतु कौन कौन से घर दे रहा था ये देखो. थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि शादी के लिए जो नेगेटिव हाउसेस होते हैं 1, 4, 6, 8, 10 एंड 12. तो यहाँ पर अब आप आपके बुक में यही चार्ट को ऐसा एग्जाम्पल अभी ले लो. पहले लिख लो मर्क्यूरी के साथ, मर्क्यूरी के सामने लिखो 6, 7, 9, 10 एंड 11. पहले मर्क्यूरी के लिए लिख लो 6, 7, 9, 10 एंड 11. एंड फिर क्योंकि केतु की महादशा अंतरदशा है तो केतु के सामने के नंबर्स भी देखो.
1 2 3 4। अब अगर आपके पास दो अलग अलग इंक के पेन है या एक पेंसिल है, एक इंक है, एक पेन है, चलेगा। सबसे पहले इसमें के पॉजिटिव हाउसेस मार्क करो। शादी के लिए पॉजिटिव हाउसेस कौन कौन से होते हैं? तो पहले मर्क्यूरी में देखो, क्योंकि महादशा है, महादशा इज लाइक योर ग्रैंडफादर। तो शादी क्या कह रहा है, मर्क्यूरी कह रहा है कि हाँ 7 है एंड 11 है। तो उसके नीचे चाहिए तो आप अंडरलाइन कर दो। एंड नेगेटिव हाउसेस जो हैं मर्क्यूरी में, उसको गोल मार्क कर दो। नेगेटिव हाउसेस कौन कौन से हैं? 6 है और 10 है। समझ में आ गए? 6 के Yes, नीचे sir. 6 को राउंड मार्क करो, 10th को राउंड मार्क करो, पॉजिटिव हाउसेस को अंडरलाइन करो, 7 और 11। अब यहाँ पर ये पहला झटका बैठा कि इक्वल है, 7 भी है, 11 भी है, बट 6 भी है, 10 भी है, तो ये तकलीफ देने के चांसेस हैं। अब ये तकलीफ तो को 9 का इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा क्या सर? 9 का इम्पैक्ट ज्यादा ऑलमोस्ट नील होगा, क्योंकि 9 इज नॉट काउंटेड फॉर मैरिज। इफ आई वुड हैव Okay. बीन सीइंग फॉर सम अदर एस्पेक्ट देन आई कुड हैव थॉट ऑफ 9। तो यहाँ पर Okay. 6 7 10 11, तो मैंने आपने अंडरलाइन कर दिया, 7 और 11 को अंडरलाइन कर दिया, 6 और 10 को राउंड कर दिया। अब इसको और आगे आग में पानी डालना जिसको बोलते हैं, या आग में घी डालना, दोनों भी, मतलब आग में घी डालना मतलब अच्छे हिसाब से अगर बोलोगे तो सब कंसिडर दैट इट्स एज अ पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ पर अब केतु के लिए क्या क्या है? 1 2 3 4। अब यहाँ पर इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिग्निफिकेटर्स देखो कौन कौन से हैं। तो 1 भी आ गया। 1 क्या है? नेगेटिव सिग्निफिकेटर आएगा। 4 खुद भी नेगेटिव सिग्निफिकेटर आएगा। एंड 2 जो है ये पॉजिटिव सिग्निफिकेटर है, बट 2 को खुद 1 कैंसल कर रहा है, मतलब 2 का कुछ इंपॉर्टेंस बचता ही नहीं है। भले ही 2 है, फैमिली ओरिएंटेड भले ही ये व्यक्ति रहना चाहे, बट वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये सेकंड हाउस को फर्स्ट हाउस ने काट दिया है, क्योंकि सेकंड से 12th है फर्स्ट हाउस। एंड फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस को भी थर्ड हाउस जो है वो नलिफाई कर रहा है। बट यहाँ पर फोर्थ हाउस जो है वो हम एग्जैक्टली क्या देखते हैं मैरिज के लिए? 5th हाउस देखते हैं। तो 5th यहाँ पे नहीं है, ये 4th है। सो इट इज शोइंग दैट द मैरिज इज हैविंग अ ट्रबलसम इशू। ये शादी जब भी होगी या हुई होगी तो छठा, अब इसके नेगेटिव हाउसेस कैलकुलेट करो। 6 आ गया, 10 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। एंड जहां जहां पर जब जब इसमें 2-3 चीजें मार्क करने जैसी होती है कि अगर 6 आ जाए तो सबसे पहले समझो कि 6 8 एंड 12, अगर ये तीनों में से 6 8 एंड 12 ये तीनों या तीनों में से एक भी आ जाए तो ऐसा समझो कि आप दूध में नमक डाल रहे हो पहला। एंड तीनों भी आ जाए तो समझो कि वो दूध फेंकने लायक ही हो गया, अगर 6 8 एंड 12 आते हैं तो। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप इस मैरिज में अगर देखते हो तो बैलेंस हुआ है, बट 6th हाउस आया है मर्क्यूरी केस में, तो 6th हाउस इज ऑलवेज गोइंग टू गिव अ ट्रबल। प्लस शादी में खुशी नहीं मिलने वाली है, सेपरेशन 100% श्योर है, क्योंकि 7 और 6 है, नेगेटिव हाउसेस ने काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है। सो इट इज क्लियर कट इंडिकेशन दैट इस शादी में तकलीफ हो सकती है। बट अगर सपोज यहाँ पे 6 नहीं होता, 10 नहीं होता, 4 नहीं होता, तो दिस मैरिज वुड हैव बीन एन अमेजिंग मैरिज। अब हमेशा ऐसा होता है क्या कि अगर ये सिग्निफिकेटर्स आ गए तो शादी टूटेगी ही? कुछ कुछ लोगों की शादी नहीं टूटती है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर। जब अंडरस्टैंडिंग ही ना हो तो फिर कितने भी गुण मिले तकलीफ हो सकती है। अब अगर किसी को अगर अपना चार्ट बोलना है तो बता सकते हो, एक लाइव एनालिसिस करके देखेंगे, नथिंग पर्सनल,
जस्ट एनालिसिस के लिए। अगर किसी को अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता है तो दे सकता है। वी कैन ट्राई टू एनालाइज। गिरिजा, यू वांट टू डू? गीता, ओके। गीता, कैमरा ऑन कर देना प्लीज। यस सर। कहाँ दिखाई नहीं दे रही हो? हाँ, यस यस, सर। आ गए। यस, आपके डिटेल्स दे देना। 15 सितंबर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वापस शुरू से करेंगे। यहाँ पे वो कभी कभी दिक्कत देता है। हम्म, 15 सितंबर सितंबर 19 1980 80 1980, ओके। टाइमिंग 12:50 p.m. 12:15 PM। 50 50 ओके, 50। 12:50। बर्थप्लेस Place is Hisar, Haryana. हिसार, हरियाणा, ओके। सर कितने दे रहा है इसको? HISAR देना तो चाहिए इसने हिसार। हिसार, हरियाणा। ये आपका चार्ट है? Yes sir. ओके। अब इसमें लग्न राशि कौन सी है एंड चंद्र राशि कौन सी है? दोनों सेम है सर, स्कॉर्पियो। हाँ, क्यों? क्योंकि मून स्कॉर्पियो में ही बैठा है एंड लग्न राशि जो है वो भी वह स्कॉर्पियो है। तो मतलब आपकी स्कॉर्पियो जो है वो राशि बन गई। अब अपने को और बाकी इस चार्ट में कुछ नहीं देखना है, चाहे कोई दोष हो ना हो। बट एक जनरल केस में जब हम सिर्फ शादी के लिए देखते हैं तो शादी के लिए सबसे पहले कौन सा हाउस देखा जाता है? 7th हाउस। 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कौन है? यहाँ पर मार्स है। अब एंड प्लीज नो वन विल टेक इट पर्सनली, सिर्फ अपने को यही देखना है कि ये शादी कैसी रहेगी, या इस व्यक्ति की शादी होगी या नहीं। सबसे पहले तो होगी या नहीं, शादी कैसी रहेगी। तो अब हम मार्स के लिए देखते हैं कि मार्स के सिग्निफिकेटर्स क्या क्या हैं। मार्स इज शोइंग 1, 5, 8, 11 एंड 12। अब इसमें दो सिग्निफिकेटर्स हैं जो पॉजिटिव है, 3 जो है वो नेगेटिव है। 1 भी है, 8 भी है, 12 भी है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये शादी अगर होती भी है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं एंड लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं अगर शादी होती है तो, या और कोई मेजर चैलेंज आ सकता है। क्योंकि जब जब 8 और 12 आ जाते हैं चार्ट में तो ये मैरिड लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन, चैलेंजेस 100% देते हैं। अगर ये बर्थ टाइम सही है तो ये 100% चैलेंजेस देते हैं। बट 5 एंड 11 है, बट 5 एंड 11 को भी ओवर पावर करने वाले जो दो हाउसेस हैं वो 8th हाउस एंड 12th हाउस है, which means that it's going to give you the challenges. It is going to give you financial challenges as well as the relationship challenges. शादी में दिक्कत डेफिनेटली आएगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि शादी होगी या नहीं होगी। शादी होगी क्योंकि आगे हो So सकता है is किसी it दशा because of महान। 8 and 12 there is legal issue? You're saying so? हाँ, या 8 and 12 if they are coming together then there Hmm. can be chances of legal issues
एंड अगर किसी महादशा में सपोज इनकी शादी होती भी है या अंतरदशा में शादी होती है, सपोज मार्स की महादशा में वीनस की अंतरदशा आ गई तो इनकी सपोज शादी हो भी गई तो भी शादी में चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 7 जहां जहां आएगा वो दिखाएगा शादी। दिखाएगा सर, लेकिन इनका 11 एंड 12 है ना, तो 12 का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो 11 काटेगा ना। नहीं काटता, यहाँ पे शादी के इसमें जो है ना वो 8 एंड 12 ज्यादा मैटर करता है कि अच्छा, दैट इज मोर आठवां इम्पोर्टेंट। 6, 8 एंड 12th हाउस ऑलवेज कैरी इम्पोर्टेंस बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज लाइक ये आपकी पूरी कुंडली को बदल सकते हैं ये तीनों घर। ओके। तो गीता जी आपकी शादी कब हुई थी या हुई थी नहीं हुई थी? मेरी शादी केतु की महादशा में हुई थी। केतु की महादशा में हुई थी। तो यहाँ पे जब केतु की महादशा, ये देखो सिंपल है, केतु की महादशा में इनको सारा फेवरेबल था। केतु 2 है, 5 है, 11 है, 12 है, तो ये है। और केतु की महादशा में कब हुई थी शादी? डेट, वो तो शादी की डेट, शादी की डेट 2 अगस्त 2017। 2 अगस्त 2017। सपोज यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो केतु वीनस एंड राहु, केतु वीनस एंड राहु 12/7 से लेकर 59 के बीच में केतु वीनस एंड राहु। अब हम वापस यहाँ जाते हैं, वापस सिग्निफिकेटर्स पे जाएंगे। तो केतु ने शादी दी क्या? केतु ने पहले सबसे पहले सिग्निफिकेटर्स दिए कि 1, 2, 5, 11 एंड 12। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि वीनस आए बगैर शादी नहीं होगी। केतु वीनस एंड राहु कहा ना अभी? हाँ। करेक्ट। तो वीनस केतु जो वीनस है, राहु। तो वीनस ने 7वां नंबर लिया, जिसने शादी करवाई, प्लस 11th हाउस भी था। पर उसी के साथ साथ वीनस जो है ये 6ठा घर भी दे रहा है, 8वां घर भी दे रहा है, प्लस राहु ने 8वां और 10वां घर दिया। मतलब शादी तो हुई, बट शादी में क्या चैलेंजेस आएंगे, विल नॉट गो इनटू दैट डेप्थ बिकॉज इट इज एवरीवन्स पर्सनल चार्ट। बट ये शादी में दिक्कतें दिखा रहा है, किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है। तो इट इज शोइंग अ कंप्लीट चैलेंज्ड मैरिड लाइफ। शादी कितने दिन चलेगी कितने दिन नहीं चलेगी, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट एनालिसिस राइट नाउ। बट इस शादी में तकलीफ होगी। इसको रेमेडीज होती हैं क्या? तो ऑनेस्टली नहीं होती है, बिकॉज केपी चार्ट के हिसाब से जो आपके सामने है वो है। रेमेडीज दिल बहलाने के लिए ठीक है, या कुछ रेमेडीज थोड़ी बहुत काम करती भी है, बट उसका रिजल्ट डिपेंड करता है आपके कर्मों पर भी कि आपके कर्म कैसे हैं, एंड उस कर्म के बेसिस पर आपको क्या रिजल्ट आएंगे। तो कभी भी जब भी आप शादी इवेल्युएट कर रहे हो, अपनी हो किसी की, अब ये मत करना बैठ के प्लीज कि घर पे थोड़ी देर बाद जाके अपना चार्ट ओपन करो एंड देखो अरे मेरी लाइफ में तो 6 से 12 है, अभी विवेक ने बोला था डिवोर्स होना चाहिए, डिवोर्स नहीं हुआ 25 साल से साथ में। मतलब आपने एडजस्टमेंट करना सीख लिया है एंड यू हैव लर्नड हाउ टू सेल थ्रू द रफ वाटर्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मैरिड लाइफ खुश है, उसमें चैलेंजेस हैं। यू हैव लर्न हाउ टू ओवरकम दो चैलेंजेस और हाउ टू हैंडल दो चैलेंजेस। आज का टॉपिक कैसा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला नहीं था, इसलिए आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के गए, क्योंकि चुभती है जो बात होती है वो। पीपल कांट एक्सेप्ट कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है। सो अपने अपने चार्ट में भी आप देख लो कि हम कितने पानी में हैं, अपना कौन कौन सा घर एक्टिव है, एंड इसको और आसान तरीके से देखने के लिए, भले ही ये प्रेडिक्शन का क्लास नहीं है, बट आज आपकी जो भी महादशा अंतरदशा चल रही है, अगर आपको देखना है कि अगले 10 साल बाद शादी कैसी चलेगी फॉर एग्जांपल, या 8 साल बाद कैसे रहेगी, तो अगले 8 साल बाद जो भी महादशा आपकी होगी, उस महादशा और अंतरदशा के केपी सिग्निफिकेटर्स जैसे अभी आपको बताया वैसे निकाल लो, वहाँ सामने दिखाई देते हैं। वहाँ पे पता चलेगा कि सपोज गुरु की महादशा एंड केतु की अंतरदशा आने वाली है, एंड गुरु कह रहा है कि मेरा 6, 8, 12 है, केतु कह रहा है कि 6, 8, 12 है या और कुछ है। It can give a big time impact on the married life. It can even create a big time major turbulence in the married life. तो
आज जो है वो कल रहेगा ही ऐसा नहीं है। डेली के बेसिस पे जब आप चार्ट देखते हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, एंड उसको भी डिवाइड किया जाता है दिन के भागों में, तो वहां पर डिटेल में और पता चलता है कि ऐसा भी पता चल सकता है कि आपको कल 2 बजे मैरिड लाइफ में तकलीफ होने वाली है या नहीं। इस डिटेल तक जा सकते हो। वो करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, बट उतने डीप में मत जाओ। महादशा अंतरदशा देख लो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो दिखाने का मतलब ये था कि जब भी हम शादी करते हैं तो वो गुण वगैरह सब बहुत बाद में की बातें आती है। यहाँ पर सबसे पहले वो, मतलब आपने बहुत अच्छा क्या धान बीज लाया, बहुत अच्छा खाद लाया, बट अगर जमीन ही उपजाऊ नहीं है तो ना वो धान का, वो बीज का फायदा है, ना वो खाद का फायदा है। सपोज आपकी जमीन भी उपजाऊ है, बट थर्ड सिग्निफिकेटर आता है जमीन में पानी है क्या? पानी नहीं है तो फिर क्या फायदा उसका? चलो समझ लो पानी भी है, सनलाइट आने वाली है, अगर पूरा बारिश का मौसम ऐसा ही चला गया तो सनलाइट आएगी ही नहीं, मतलब वापस वो फसल बर्बाद हो गई। तो एक अनाज को पैदा होने के लिए बीज बोने के बाद सिग्निफिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अनाज का बीज, उसके बाद आपका खाद, उसके बाद जिस धरती में आप वो अनाज बोने वाले हो वो धरती, उसके बाद वहाँ आने वाला पानी, उसके बाद सूरज की रोशनी कितने मिलने वाली है, एंड ये सब होने के बाद फाइनल सिग्निफिकेटर आता है कि आप जब अनाज छांटने वाले हो उस समय का माहौल कैसा है। अगर इसमें से एक भी खराब हो जाए तो जितना मर्जी आप अच्छा बीज लाओ, अच्छा कुछ करो, कुछ नहीं होगा, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। रोज हम टीवी में देखते हैं लोगों की करोड़ों की फसल बर्बाद हो जाती है क्योंकि सिग्निफिकेटर है ही नहीं उस टाइम पे। तो सिमिलरली इन मैरिज, वॉट एवर वी डू, अगर वो सिग्निफिकेटर साथ नहीं दे रहा है तो ये साथ नहीं देगा, एंड उस मैरिज में आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगी। बट लोगों की बहुत बार शादी चल भी जाती है। रीजन कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि वो सिग्निफिकेटर्स आने से पहले इनका 6-8 बार एक्टिव हो जाता है बीमारी की वजह से, एंड पहले सिग्निफिकेटर ऊपर लेके जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हमें अच्छी खासी रही शादी, क्योंकि आगे का जो है वो है नहीं। बट अगर उस समय उनके लाइफ पार्टनर का चार्ट चेक करते हो तो उसमें दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम था। सिमिलरली आप आपके लिए भी आपके चार्ट्स को देख सकते हो कि कौन से हाउसेस एक्टिव है, कौन से नहीं है, एंड इस तरह से आप एक बहुत अच्छे केपी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। एंड इसी को लेके मैं जो अभी क्लास लेके आ रहा हूँ, इट इज ओनली इन 2100 रुपीज, वेयर वी आर कवरिंग मैरिज, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, बेसिक एजुकेशन, ओवरऑल हेल्थ, हेल्थ के मेजर चैलेंजेस कौन से आ सकते हैं, ये सारे हम लोग करने वाले हैं विद नोट्स, विद रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग विल बी गिवन। एंड इसकी प्राइस मैंने बेयर मिनिमम ओनली 2100 रुपीज़ रखी है आज के लिए। तो जो भी लॉग इन करना चाहता, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, भले पहले केपी किया हो नहीं किया हो, 2100 इज एन आइडियल फिगर वेयर यू कैन लर्न फ्रॉम द स्क्रैच। क्योंकि क्लास जो होगी वो 0 से स्टार्ट की जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको केपी का पता नहीं है या एस्ट्रोलॉजी का पता नहीं, डजेंट मैटर, वी विल बी कवरिंग राइट फ्रॉम द बेसिक्स कि केपी ही क्यों, वैदिक क्यों नहीं, इसके डिफरेंस के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली दे कैन DM मी एंड विल टेक इट अप। क्लास की डेट 15-16 तारीख के आसपास की कुछ है, 15 की है मोस्टली, एंड हफ्ते में 3 दिन क्लास होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज इट्स वन टाइम अपॉर्चुनिटी। जनरली अपना केपी का क्लास 12,000 रुपीज़ तक जाता है, बट we are just putting it to 2100. So I hope you guys have enjoyed today's class. किसी की कोई क्वेरी sir. हो तो अब पूछ सकता है। So this KP, how do we know that a person is going to get married or not? अगर वो उसके चार्ट में सिग्निफिकेटर्स में 7 है ही नहीं, या अगर 6, 8, 12
तीनों प्लैनेट्स एक्टिव है। प्लस दूसरा ये है कि देश काल पात्र जब हम कहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल किसी न्यूबॉर्न बेबी का चार्ट आप लेके आते हो एंड उसकी पहली महादशा ही, सपोज 5 साल का बच्चा है एंड उसकी शुक्र की महादशा है एंड उसकी शुक्र की महादशा उसका 7th हाउस दिखा रही है, तो वो कहना बेवकूफ़ी होगा कि इसकी शादी हो जाएगी, क्योंकि शुक्र की महादशा है, उस बच्चे की उम्र 7 साल की है, 5 साल की है। सो यू हैव टू सी देश काल पात्र के हिसाब से लीगल एज कितनी होती है, 21 ईयर्स। 21 ईयर्स के टाइम पे टेंटेटिवली उसकी दशा कौन सी होगी। सपोज अगर गुरु की महादशा खत्म भी हो रही है जल्दी से, उसके बाद शनि की महादशा आएगी और शनि की महादशा लास्ट में शनि की महादशा में उसको फिर चेक करना है आपको कि क्या शनि शादी दे रहा है या फिर बुध। बट शनि शादी नहीं देगा क्योंकि शनि डिले का ही है एंड उस वक्त उसका एजुकेशन ही जस्ट खत्म होने वाला होगा। तो आपको बुध की महादशा चेक करनी होगी कि बुध की महादशा उसको शादी दे रही है क्या। फिर बुध की अंतरदशा, बुध की प्रत्यंतर दशा, उसमें अगर आपको कहीं पर 7 मिले तो इट इज गोइंग टू गिव यू द मैरिज। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले गीता जी का बिना डेट पता हुए भी वी कुड एनालाइज कि हाँ ये यहाँ पे महादशा दे रहा है बट शादी का सिग्निफिकेटर था बट शादी का योग नहीं था। वो कब आया, जब वीनस एक्टिव हो गया तब। बट बराबर है। बाकी चीजें भी थी, तो अब उनकी शादी कैसी है, कैसी चल रही है, वी विल नॉट गो इनटू दैट पर्सनल कंसेंट। बट इस तरह से आप किसी की भी शादी के लिए देख सकते हो। और इसी तरह से ये पूरा जो केपी का क्लास है पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड विथ एग्जांपल्स। इट इज़ गोइंग टू बी अ फन लर्निंग फॉर एवरीवन। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या जो अपने अपने फ्रेंड्स को भी अगर किसी को ज्वाइन करना है, द सेम फीस। हालांकि आज के क्लास की रिकॉर्डिंग किसी को भी नहीं ली जाएगी, बट आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम discussion very soon. So big thanks So to one more everybody. question, sir. So one more question. Please. If in a marriage, how do we come to know, like, if one partner is going to die or become a widow or whatever? Like, what is the main significance? 6 8 12. 6 8 12, huh? 6 8 12 सेकंड एंड सेवेंथ एंड बाकी वो मारक बाधक बहुत सारी चीजें होती है, बट ये नहीं देखना चाहिए। सिर्फ इतना Okay. ही देखना चाहिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट 6 से 12, अब उसमें मृत्यु होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे, ये उतना ही होता है। डेथ शुड नेवर बी प्रेडिक्टेड फॉर एनीवन। Correct. किसी के भी शादी में डेथ नहीं प्रेडिक्ट करनी है। मृत्यु तुल्य कष्ट बोल सकते हो, हॉस्पिटलाइजेशन है या और कुछ है। अभी भले ही आपको पता चल रहा है कि हाँ नहीं ये जाने के चांसेस है, बट एज एन एस्ट्रोलॉजर यू शुड नेवर से दैट ये जाएगा। इट इज ऑलवेज मृत्यु तुल्य कष्ट। Okay. 6 8 12, right? Okay, got it. 6 से 12 सेकेंड हाउस एंड 7th हाउस आर मारक हाउसेस। ये जब एक्टिव हो जाते हैं तो किसी की भी डेथ जब होती है तो डेथ के लिए 6 से 12 सेकेंड एंड 7th एंड बाधक हाउसेस डिपेंड करते हैं। ये डिफाइन करते हैं कि किसका पत्ता कब कटेगा, इसलिए वो सिखाया नहीं जाता है। We only have to वो do the खुद, analysis and find. हाँ हाँ, जिसको करना है खुद रिसर्च कर दे, मारक बाधक पे काम कर दे। इजी वे टू प्रैक्टिस द चार्ट्स जिनका सब कुछ हो चुका है। Correct. Correct, correct. और किसी को कोई क्वेरी है? आई होप किसी को कोई क्वेरी नहीं है। तो ये केपी क्लास कितना बजे होगा? Since I'm in South Africa right now, तो वही पूछने का था because I'm 3.5 hours behind your 3.5 India. घंटे पीछे हो ना, तो 9:30 बजे क्लास होने वाली है। मीन्स एट 6:30 तुम्हारे ऑफिस आवर्स के बाद। ऑफिस आवर्स के बाद ना? ठीक हाँ। है, आई थिंक शी शुड फाइन देन। ओके ठीक ओके, है, देन आई विल कनेक्ट विद यू सर, आई विल टॉक टू यू ऑफलाइन। यस। तो और किसी को अगर कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ सकता है। जिसको ज्योतिष सीखना है शुरू से बिना कुछ आइडिया है, जीरो से भी सीखोगे तो भी इट कैन हेल्प यू टू स्टार्ट योर करियर एज एन केपी एस्ट्रोलॉजर। दैट इज फॉर श्योर। सर्टिफिकेट, यस सर्टिफिकेट भी है एंड बाकी तो गॉड इज ग्रेट। आप लोगों के Very good डेडिकेशन। modality, sir. Very good modality. Actually, I've done
Nadi Nakshatra, I have done it. So with हाँ, this knowledge also, it is giving more enhancement actually. Nadi Nakshatra is also amazing. It's also a part of Yeah, KP, so it works correct, amazing. correct. And BNN also I've done. So that's what I was trying to understand कि दोनों में फर्क क्या है करके. But it's good. BNN में कौन सा किया है? डायरेक्शनल चार्ट किया है या डायरेक्ट गुरु का चार्ट किया है? Directional chart. Yeah. डायरेक्शनल चार्ट, ओके, गुड. So that is why I was finding this very knowledgeable, very nice. अच्छा लग रहा था मेरे को मतलब. And the way you were explaining was too good, sir. Very nice. Thank you. So let us take a break for today. एंड किसी को भी कुछ भी क्वेरी है तो ग्रुप में पूछ सकता है, क्योंकि फिलहाल मैंने कंसल्टेशंस होल्ड पे रखे हैं. हाँ, आवाज नहीं आ रही है. सर, कैन यू टाइप अ मैसेज? सो विल टेक अ ब्रेक नाउ. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सब फिलहाल कंसल्टेशंस मैंने बहुत स्लो किए हैं ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस. सो क्लासेस अगेन विल मीट वेरी सून. थैंक यू. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir.